नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज के इस 7:30 बजे के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर दलील देते हुए ऐसा क्या बोल गए कपिल सिब्बल कि जस्टिस ने कहा कि आप भावुक ना हो। उसके बाद हम जानेंगे कि संचार साथी पर मोदी सरकार ने क्यों लिया यू टर्न। ऐप पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी। बाढ़ राहत के लिए भेजे गए फूड पैकेट्स की तस्वीरें वायरल होने पर क्या बोले लोग। उसके बाद हम जानेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में भारी हंगामे के बीच अचानक विपक्ष की पार्टी नेताओं की बैठक क्यों बुलाई। अब सबसे पहले बात करते हैं 2020 के दिल्ली दंगों की। साल 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों के बड़े और बेहद संवेदनशील मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, जहां आरोपियों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने लंबी और तेज दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। ये सभी आरोपी दिल्ली हाई कोर्ट के उस 2 दिसंबर 2022 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने बेहद भावुक लेकिन बहुत ही तर्कपूर्ण अपील रखी। उन्होंने कहा कि उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में है, मतलब 5 साल 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक उनका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि अब्यूजेंट पक्ष का दावा तक नहीं है कि उमर खालिद ने दिल्ली में किसी हिंसा, किसी साजिश या किसी जमीनी स्तर की गतिविधि में हिस्सा लिया हो। आरोप सिर्फ इतना है कि उन्होंने महाराष्ट्र में 17 फरवरी को एक भाषण दिया था और उन्हें किसी और ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया, जहां उन्होंने कोई मैसेज भी नहीं भेजा। सिब्बल ने सवाल उठाया कि क्या सिर्फ इतनी सी बात पर कोई शख्स सालों तक जेल में रखा जा सकता है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि वो आरोपों पर बहस करना चाहते थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने तक बहस संभव नहीं है, इसलिए देरी उनकी तरफ से नहीं है। इस पर ASD SV राजू ने आपत्ति जताई और कहा कि कई बार आरोपियों ने खुद कहा कि वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक आरोपों पर बहस नहीं करेंगे, इसलिए देरी उनकी वजह से हुई है। इस पर सिब्बल ने तल्खी से जवाब दिया, लेकिन जस्टिस कुमार ने उन्हें शांत रहने की सलाह दी। दूसरी ओर शर्जिल इमाम की ओर से पेश हुए सिंघवी ने कहा कि आरोपियों पर सत्ता परिवर्तन या देश तोड़ने की साजिश जैसे आरोप अचानक बाहर निकाल लिए जाते हैं, जबकि पुलिस की चार्जशीट में इसका कोई ठोस आधार नहीं है। सिंघवी ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो व्यक्ति व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा था वो आरोपी भी नहीं है और इस शब्द को अदालत में लाकर इसे एक राष्ट्रीय खतरे जैसा दिखाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने गुलफिशा फातिमा के मामले पर दलील देते हुए कहा कि वो लगभग 6 सालों से जेल में है और चार्जशीट लगातार बढ़ाई जा रही है और एक मुख्य चार्जशीट और 4 पूरक चार्जशीट, लेकिन ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने बताया कि इस केस में जेल में अब सिर्फ वही एक महिला है, बाकी महिलाओं को 2021 में ही जमानत मिल चुकी है। इस पूरी सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बार पूछा कि क्या आरोपी कहीं भाग सकते हैं, क्या वो समाज के लिए खतरा है और क्या इतने लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रहना सही है। और दिल्ली पुलिस का दावा है कि ये सभी आरोपी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की बड़ी साजिश का हिस्सा थे, जिसने 53 लोगों की जान ले ली और सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने IPC के साथ साथ UAPA की कड़ी धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। वहीं आरोपी और उनके वकील लगातार ये कह रहे हैं कि ना तो कोई हिंसक कार्रवाई सीधे उनसे जुड़ी है और ना ही कोई सीधा सबूत है, केवल भाषणों और व्हाट्सएप ग्रुप को आधार बनाकर साजिश का आरोप लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई।
अब बात करते हैं उस ऐप की जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है, संचार साथी ऐप। सरकार कहती है ये आपकी सुरक्षा के लिए, विपक्ष कहता है ये आपकी जासूसी करने का नया तरीका है और जनता तो कंफ्यूज्ड है। 2 दिन पहले तक किसी को इस ऐप का नाम तक नहीं पता था और फिर अचानक खबर आती है कि केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को नए फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दे दिया है और जो फोन पहले से है उनमें ये ऐप सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आ जाएगा। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे कि ये क्या है, सरकार मेरे फोन में क्या चल रहा है वो देखेगी, क्या ये पेगासस 2.0 है? और हैशटैग संचार साथी स्पाईवेयर, हैशटैग पेगासस 2, ये दोनों हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिर खुद सामने आना पड़ा और इस पर सफाई देनी पड़ गई। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो ऐप एक्टिवेट करें, नहीं चाहे तो आप हटाएं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसमें कोई जासूसी नहीं होती, कॉल मॉनिटरिंग नहीं होती। मतलब सरकार बैकफुट पर नजर आई और कहा कि फोन आपकी मर्जी है, ऐप आपकी मर्जी है। लेकिन जनता ने दूसरा सवाल कर दिया, अगर सब वैकल्पिक है तो फिर फोन में पहले से इंस्टॉल क्यों? इस मामले पर संसद में आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने हमला बोला, कहा कि साफ साफ जासूसी वाला ऐप है। हर नागरिक को प्राइवेसी का अधिकार है और सरकार देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये तो बिग बॉस निगरानी सिस्टम है। पी चिदम्बरम बोले कि ये पेगासस प्लस प्लस है और राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला बोले कि जबरदस्ती हर फोन में ऐप डालना और उसे अनइंस्टॉल ना करने देना ये निगरानी का सबसे बुरा रूप है। आप समझ रहे हैं ना, विपक्ष ने इस मुद्दे को सुरक्षा बनाम जासूसी के मैदान में बदल दिया, बल्कि ऐप की परमिशन अब इसकी असली विवाद की वजह बन रही है। अब आप ये भी समझिए कि ऐप इंस्टॉल करते समय कौन कौन सी चीजें मांगेगा, आपके कैमरे का एक्सेस और कॉल रिकॉर्ड की जानकारी, मैसेज पढ़ने की परमिशन, नेटवर्क मॉनिटरिंग, लोकेशन ट्रैकिंग। अब भले ही कई ऐप ये सब मांग, लेकिन विवाद इसलिए हुआ क्योंकि इस ऐप को सरकार फोन में जबरदस्ती डाल रही थी। यानी जनता का डर था कि क्या सरकार हमारी हर गतिविधि पर नजर रखेगी। सरकार का कहना है कि ये साइबर फ्रॉड रोकने का टूल है, फोन चोरी हो जाए तो ट्रैकिंग में मदद करेगा, फेक IMEI और क्लोन फोन पकड़ने में मदद करेगा। सही बात है, साइबर धोखाधड़ी बढ़ रही है, लेकिन सवाल वही है कि सुरक्षा के नाम पर हमारी प्राइवेसी कुर्बान करना कहां तक ठीक है। ये विवाद ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डिजिटल गोपनीयता पर कड़ा रुख अपनाया और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये ऐप वाकई निगरानी के लिए इस्तेमाल हुआ तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन। सोशल मीडिया पर लोग भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं और एक पक्ष कह रहा है कि अगर इससे फोन चोरी और फ्रॉड रुकेगा तो ऐप ठीक है, दूसरा पक्ष बोल रहा है कि पेगासस आ गया, अब ये नया तरीका है जासूसी करने का। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐप इतना जरूरी है तो सरकार इसे बाध्यकारी ना बनाए कि आपको ये इंस्टॉल करना ही है, ऐसा ना करे। सरकार मर्जी हो तो डाउनलोड करे, ना हो तो ना करे। और सच कहे तो ये सबसे ज्यादा बैलेंस्ड राय है। बहरहाल अब देखा जाएगा कि इस ऐप पर जो विवाद बढ़ रहा है वो कहां तक जाता है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। सोचिए, एक देश बाढ़ में तबाह है, हजारों लोग बेघर हैं, सैकड़ों जाने जा चुके हैं और ऐसे समय में पड़ोसी देश मदद भेजे, वो भी एक्सपायर्ड। जी हाँ, पाकिस्तान ने श्रीलंका को ऐसी राहत सामग्री भेजी जिस पर एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 लिखी थी। ये कहानी सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि हैरान करने वाली है और इस वीडियो में हम आपको इस पूरे मसले की एक लेयर खोलकर बताते हैं कि कहां चूक हुई, कैसे मामला वायरल हुआ और दुनिया क्या बोल रही है। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के हालात की। चक्रवात दितवाहा ने श्रीलंका को झकझोर दिया है। 390 लोगों की जान जा चुकी है, 370 लोग लापता है और 11 लाख से ज्यादा लोग इससे इफेक्टेड हैं। 2 लाख लोग घर छोड़कर शेल्टर होम्स में रह रहे हैं। देश का बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका है। अस्पतालों, स्कूलों, घरों, हर जगह अफरा तफरी मची है। ऐसे कठिन समय में दुनिया भर के लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। भारत ने भी मदद भेजी और पाकिस्तान ने भी भेजी, लेकिन पाकिस्तान की मदद ने श्रीलंका की मुसीबत बढ़ा दी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पानी, दूध, पाउडर और आटा भेजा, सब ठीक है, लेकिन फूड पैकेट्स की तस्वीरें वायरल हुई और लोगों ने देखा कि इन पैकेट्स की एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 थी। मतलब पाकिस्तान ने ऐसा सामान भेजा जो सिर्फ बर्बाद नहीं बल्कि खतरनाक हो सकता था। यही नहीं, पाकिस्तान के हाई कमीशन ने खुद सोशल मीडिया पर इन पैकेट्स की तस्वीरें पोस्ट की थी और वही तस्वीर पाकिस्तान
के लिए बूमरैंग बन गई, पोस्ट वायरल हो गई, लोगों ने खूब ट्रोल किया और अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई सफाई भी नहीं आई है। सोशल मीडिया पर लोग सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि वो एक्सपायर्ड सामान भी विदेश भेज रहा है? क्या ये मदद थी या मजाक था? कई यूजर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने दितवाहा तूफान को नहीं बल्कि श्रीलंका की जनता के पेट को चुनौती भेजी है। इंटरनेट पर मीम्स की भी बाढ़ आ गई। हालात ये है कि अब श्रीलंका के लोग भी हैरान हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपनी मदद को लेकर विवादों में घिरा है। साल 2022 में भी टर्की में भूकंप आया था और तब भी इसी तरीके की फटकार जो है वो टर्की ने पाकिस्तान को लगाई थी। और सबसे मजेदार बात आप यहाँ ये देखिए कि पाकिस्तान ने बताया कि उसकी राहत सामग्री वाली फ्लाइट भारत के एयर स्पेस से होकर जाएगी। भारत ने तुरंत मंजूरी दे दी, सिर्फ 4 घंटे के अंदर। हालांकि पाकिस्तान की मीडिया ने पहले गलत दावा किया कि भारत ने एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है। बाद में भारत ने शांत तरीके से कहा कि हमने तो मंजूरी दे दी थी, झूठ मत फैलाइए। मतलब राजनीति अपने आप में एक तूफान है। इधर भारत ने दिखाया कि असली मदद कैसे होती है। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका को 53 टन राहत सामग्री भेजी है और जिसमें कि नेवी के 2 जहाज हैं, 3 एयरक्राफ्ट है, मेडिकल टीम है, 80 सदस्यों की एनडीआरएफ टीम है। इनमें बहुत सारे सामान जो है वो भी शामिल है, जैसे टेंट, तिरपाल, कंबल, दवाइयां, रेडी टू ईट फूड, हाइजीन किट, सर्जिकल इक्विपमेंट, ये तमाम चीजें भारत की तरफ से श्रीलंका को भेजी गई हैं। अब बात करते हैं संसद में मचे हंगामे की। संसद में मंगलवार का दिन पूरी तरह एसआईआर के बवाल में बीता, जहां विपक्ष ने सरकार को हर तरफ से घेरते हुए इतना जोरदार हंगामा किया कि लोकसभा की कार्रवाई बार बार ठप्प होती रही। विपक्ष की मांग साफ थी कि एसआईआर पर तुरंत चर्चा की जाए, लेकिन सरकार अपनी शर्तों पर अड़ी रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात तो की, पर चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा के लिए कोई तय समय देने से साफ इनकार कर दिया। रिजिजू का कहना था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता है। इसी खींचतान के बीच वंदे मातरम के 150 साल पर 10 घंटे की बड़ी चर्चा सरकार जो है वो कराना चाहती है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि पहले एसआईआर, बाकी चीजें बाद में। लोकसभा में लगातार नारेबाजी हुई। बांधा के बीच हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला दोपहर 3 बजे अपने चैम्बर में सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए नजर आए ताकि कोई समाधान निकल सके। वहीं आज जिस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ, इस बीच किरण रिजिजू वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए, जरा सुनिए। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज मैं अपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे, आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। देखिए, हम शुरू से कहा कि अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने में हम बहुत ही अपने आप को आगे रखते हैं, मैं पीछे नहीं हटता हूं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। देखिए, उनके जो इश्यूज है उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं। एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। हम बात करेंगे। बीच का रास्ता निकल सकता है, आप कोशिश तो कर रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ के निकलेंगे। अब इस पूरे बवाल पर आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कहा है कि ये चर्चा तभी संभव हो पाएगी जब विपक्ष शांतिपूर्वक सदन को चलने देगा। पिछले सत्र में क्या हुआ था, किरण जी से मैं पूछना चाहूंगा, पिछले सत्र में क्या हुआ था? एसआईआर एज एन आइडिया पे किसी का विरोध नहीं है। पहले एसआईआर हुआ करता था, कभी खबर बनती थी, आपके एजेंडे में आता था, कभी नहीं। आखिर क्या वजह है? सवाल नीति और नीयत की। और अगर लोकतंत्र में जिन चीजों से लोकतंत्र की जड़ें निर्धारित होती हैं, अगर उस पर भी बहस करवाने में इतना किंतु परंतु लेकिन यद्यपि होगा, तो किरण जी
भरोसा कैसे बचेगा लोगों का? इस बात को सबसे पहले सोचिए और सहमत हो। तो बहरहाल ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।